नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव और उससे पहले फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल की ओर से मिले सौगात को लेकर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह के नाम का बल्लभगढ़ और इस इलाके का अलग इतिहास है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया। हमारे हरियाणा की जनता मेहनत कश, बड़े राज्यों में हमारी प्रगति की चर्चा होती है। प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम हमारी है और प्रति व्यक्ति जीएसटी टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है और विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों पर हमने प्रहार किया। सीएम मनोहर लाल ने पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया और पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बन सके ये सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर 29 लाख परिवारों तक चिरायु हरियाणा योजना का लाभ पहुंचाया। सरकारें योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, अखबार में निकाल देते हैं कि ये एक अच्छी योजना है, गरीबों के लिए है। फार्म भरो। जो लोग फार्म भरते हैं बहुत बार तो वो लोग को जरूरत नहीं होगी, वो खिड़की पर पहुंच जाते हैं, धक्का मार के सबसे पहले वो जाके ले आते हैं। और जो बेचारा गरीब है, जिसको जरूरत होती थी, वो उस खिड़की तक नहीं पहुंच सकता था। धक्के धोखे खा करके पहुंच जाए तो उसको वापस लौटा दिया जाता था कि फिर आना से तो 7 चक्कर काटता था। आखिर में कहता था पकड़ने जाइए ये स्कीम, मुझे नहीं। ये उसकी बुरी हालत हमने देखी, क्योंकि जमीन से जुड़ करके हमने काम किया इतने सालों में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, आज बड़े नेता भी बन गए हैं, सब लोगों ने जमीन पर खड़े होकर काम किया है। या वो नेता नहीं है कि बड़े नेता का बेटा वो बड़ा नेता बन गया, छोटा नीचे रह गया। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम के चुनाव होने हैं और उससे पहले फरीदाबाद को सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह का बल्लभगढ़ और इस इलाके का अलग इतिहास है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे के राज्यों में हमारी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम होती है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा है और विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों पर हमने प्रहार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया है और पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बने ये सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए और आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर 29 लाख परिवारों तक चिरायु हरियाणा योजना का लाभ पहुंचाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रैली की और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी है बल्लभगढ़ को। और आपको बता दें कि सीएम ने 22 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात बल्लभगढ़ को दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के दौरे पर रहे और उन्होंने वहां पर कई परियोजनाओं की सौगात दी बल्लभगढ़ को। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कैबिनेट मंत्री और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी भी नगर निगम के चुनावों में
अपना पूरा जोर दिखाना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसके साथ ही बीजेपी जो हमेशा से सिंबल पर ही नगर निगम चुनाव लड़ती आ रही है वो भी अपना पूरा जोर लगा रही है और इसके साथ ही पूरी सरकार और पार्टी संगठन एक दूसरे के लिए पूरक का काम कर रहे हैं। क्या फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में होने वाले नगर निगम चुनाव और उससे पहले सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद को सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। महिला दिवस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह के नाम का बल्लभगढ़ और इस इलाके का अलग इतिहास है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास कराया है। हमारे हरियाणा की जनता मेहनतकश, बड़े राज्यों में हमारी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति जीएसटी टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है और विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। गलत काम करने वालों की अवैध संपत्तियों पर हमने प्रहार किया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि परिवार पहचान पत्र के जरिए अंत्योदय के सिद्धांत पर काम किया गया है और पात्र लाभार्थियों की पेंशन ऑटोमेटिक तरीके से बने ये सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं और आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर 29 लाख परिवारों तक चिरायु हरियाणा योजना का लाभ पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ को 22 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजा नाहर सिंह के नाम का बल्लभगढ़ और इस इलाके का अलग इतिहास है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हर विधानसभा में विकास काम कराए हैं। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम मसला में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें बीजेपी से रमन मलिक साहब हैं। साहब, इस देश के अंदर हर साल इलेक्शन होते हैं। इस देश के अंदर कोई ना कोई विषय आएगा, या तो आप एक बार हाँ इकट्ठे होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई समय सीमा नहीं, कोई कुछ नहीं। सब जब लोकसभा के चुनाव है उसके साथ सारे चुनावों के जो भी है एक सिस्टम बन जाए जो सभी पार्टियों को एक्सेप्टेबल हो, लेकिन वो बनाना नहीं। अब होता क्या है कि मनोहर लाल जी हो या योगी जी हो या मोदी जी हो या शिवराज जी हो या कोई भी और, भाजपा का अगर खासकर मुख्यमंत्री कोई जनहित के कार्य करता है तो या तो वो कार्य होता ही गलत है इन विपक्षियों और द्विपक्षियों और त्रिपक्षियों के द्वारा, या वो अगर वो गलत नहीं है तो उसकी टाइमिंग में दिक्कत है, और अगर टाइमिंग में दिक्कत नहीं है और गलत नहीं है तो कोई बुद्धिजीवी कथित जो है वो उठ के आ जाएगा, जी इसमें तो ये पर्यावरण मर रहा है, इसमें ये मर रहा है, उसमें वो हो रहा है। आप देखिए इस देश के अंदर एक सिस्टम चल रहा है जी। मैं आपको तरक्की नहीं करने दूंगा क्योंकि आप मेरा राजनीतिक फॉडर हैं। मैं विषय खत्म नहीं करूंगा क्योंकि उन विषयों पे मेरी राजनीति चलती है। हमारा तरीका अलग है, हम बोलते हैं हम काम करेंगे,
हम देश के सामने आ रही मुश्किलों को सॉल्व करेंगे, अपने मैनिफेस्टो में से चीजों को पालन करके उनको हटाएंगे, नए इश्यूज को लेकर आएंगे। अगर ये गलत राजनीति है तो ये गलती हमको मंजूर है और बार बार करेंगे। ठीक है। नितिन सिंगला साहब, रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि विपक्ष इश्यूज को बनाए रखता है, मुद्दों को जीवित रखता है ताकि राजनीति होती रहे, और जबकि बीजेपी इश्यूज को सॉल्व करती है, मुद्दों को खत्म करती है और नए मुद्दे पर राजनीति करती है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में सरकार है जी, वो सिर्फ फीता काटी सरकार है। इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों के अंदर हरियाणा के हर व्यक्ति के कंधे पर 18,000 रुपए का कर्ज देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,50,000 करोड़ का कर्ज है जो हरियाणा के कंधों पर मनोहर लाल जी ने छोड़ा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर पिछले 9 वर्षों में हर साल 200% का कर्ज बढ़ाने का काम किया मनोहर लाल जी ने। आज कर्ज को चुकाने के लिए, कर्ज की किस्तों को चुकाने के लिए हरियाणा सरकार एक नया कर्ज हर वर्ष लेती है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, और भी सरकारें रही हैं इससे पूर्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उससे पूर्व में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार थी। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि 2005 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी और इनेलो का राज खत्म हुआ था तो हरियाणा के कंधों पर 24,000 करोड़ का कर्ज था, और उसके बाद जब 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार रही तो कुल 60,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के कंधों पर रहा। इसका मतलब 10 वर्षों में, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर सैकड़ों इंस्टीट्यूशन, सैकड़ों हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल, IIT, IIM, मेट्रो का विस्तार हुआ, सिर्फ 36,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के कंधों पर रहा। लेकिन इन 10 वर्षों में 3,50,000 करोड़ का कर्ज मनोहर लाल जी ने हरियाणा को देने का काम किया। आखिरकार ऐसा कौन सा विकास था जो इन्होंने किया? ठीक है, बुद्धिजीवियों का जो जिक्र, जवाब ले लेंगे, आपके सवाल का जवाब लेंगे रमन मलिक साहब से। उससे पहले मैं ओंकार सिंह साहब के पास आना चाहूंगा। ओंकार सिंह जी, रमन मलिक साहब ने इकट्ठे विपक्ष को कह दिया कि विपक्ष इश्यूज बनाए रखता है और अगर सरकार काम कर रही है तो विपक्ष को बिना वजह के आपत्ति हो रही है। दुर्गेश जी, अरे भाई, रमन मलिक ने सिर्फ विपक्ष को अड़े हाथ नहीं लिया, इन्होंने मीडिया को भी लिया। जरा ध्यान से दोबारा इनका बयान सुन लीजिए। इन्होंने मीडिया, राजनीतिक प्रतिद्वंदी और कथित बुद्धिजीवी 3 वर्गों को शामिल किया। आप भी कटहरे में हो, पहली बात। जी हाँ। सिर्फ मैं अकेले हम कटहरे में नहीं है, आपको भी प्रश्न चिन्ह लगाया। दूसरी बात, आंकड़े देने हो तो सही देने चाहिए। अभी मैं मनोहर लाल खट्टर जी की बात सुन रहा था, मेरा लेवल तो नहीं है उनकी बात पर कटाक्ष करने का। उन्होंने बोला कि हमने 12 लाख नए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से BPL कार्ड बनाए, 10 लाख कार्ड काट भी दिए जी, 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। और आज आलम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार पहचान पत्र ठीक कराने के लिए नगर परिषद, नगर निकाय विभाग में लाइन में खड़ा है। मल्लिका, जरा अपने साथ में जो नगर निकाय विभाग आपका पड़ता हो, सवेरे जाके देखना 9 बजे 10 बजे आंखें खुल जाएंगी। दूसरा, अभी वो कह रहे थे हमने 29,50,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड चिराग योजना के तहत बना दिए। बहुत अच्छी बात करिए, तो बनाने की चाहिए, सरकारी स्टेट का कर्तव्य है, क्योंकि लाभकारी स्टेट नहीं है, जनहितकारी स्टेट है। 29,50,000 परिवारों का मतलब समझते हैं दुर्गेश जी, 1,80,00,000 व्यक्ति। ये हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। अब आप सोचिए, 2.25 करोड़ में से 1,80,00,000 व्यक्ति इन्होंने BPL से नीचे रख दिए और कहते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम 2,96,000 सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूं, इसमें जरा गुड़गांव और फरीदाबाद की इनकम काट दो, आंखें खुल जाएंगी। अंबाला, करनाल, पंचकुला, इनकी इनकम क्या है? आपने सिर्फ गरीब पैदा किए हैं, गरीबी ने कहीं गरीब पैदा करके रख दिए हैं। ये आप ही का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है। और इस साल का बजट कितना था? 1,83,950 करोड़। और दुर्गेश जी, आप बार बार कह रहे 22 करोड़ रुपए की योजना, इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया बल्लभगढ़ के ऊपर। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट
और सिर्फ 22 करोड़ की योजना का इतना नुकसान, ये तो ईश्वरी जानता क्या होगा इस प्रदेश का। इन्होंने इस साल 64,000 करोड़ का कर्ज लिया जी, जिसमें से 35,220 करोड़ रुपए का भुगतान किया ब्याज का और किस्त का। आप सोचिए, अब हम उन व्यक्ति में शुमार हो चुके। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, रमन मलिक साहब अच्छे से जानते होंगे, दाढ़ी नाला मुच्छा लमिया। इस प्रदेश की दाढ़ी से मुच्छे लंबी कर दी सरकार ने। और अभी मेरे कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि जब चौटाला साहब की सरकार थी तो 24,000 करोड़ का कर्ज था। मेरे भाई, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतना कहूंगा, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। चौटाला साहब की सरकार में 2,000 करोड़ सरप्लस का बजट था। ठीक है ओंकार सिंह जी, कर लीजिए। ओंकार सिंह जी जवाब ले लेते हैं रमन मलिक साहब से। बस 1 मिनट पूरी करूंगा जी। जब कांग्रेस की सरकार गई 67,000 करोड़ का कर्ज था, मतलब 69,000 करोड़ कांग्रेस ने कर्ज चढ़ाया और आज की डेट में 3 लाख करोड़ के नजदीक कर्ज पहुंच चुका है। 2.25 लाख करोड़ बीजेपी ने चढ़ाया। बस एक बात से खत्म करूंगा, अगर ये कर्ज लेके विकास के कामों में लगाएं, संरचना के कामों में लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन पिछले साल 2022 में 95,000 करोड़ का कर्ज लिया, मात्र 22,000 करोड़ लगाए। ठीक है, रमन मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह साहब, ओंकार सिंह जी प्लीज। इन्होंने विकास पे पैसे नहीं प्लीज, ओंकार सिंह जी, इन्होंने कर्ज के पैसे लेके जीत किया। ठीक है रमन मलिक साहब जवाब दीजिए। ओमकार जी, अगर कर्ज के पैसे लेके घी पीने की किसी को आदत है और उस आदत से परेशानी है, तो वो आपके पीछे दो तस्वीरें हैं ना, उनके ऊपर है। इतना घी पिया कि पेट खराब हो गया और अब हाथ से दौड़ते फिरते हैं। छोड़ दीजिए, अब आप छोड़ दीजिए। अब अपने देखा आपकी बारी में प्लीज, ओंकार सिंह जी आऊंगा आपके पास फिर से जब आऊंगा जवाब दीजिए। दूसरी चीज, हेलो जी हाँ बोलिए। दूसरी चीज जो समझने सुनने वाली, इस प्रदेश के अंदर फाइनेंसेस को मैनेजमेंट का, इस प्रदेश के अंदर फाइनेंसेस को मैनेजमेंट करने का तरीका ये था कि आपने सरकार के जो उपक्रम हैं, चाहे वो HSVP है, चाहे वो बिजली बोर्ड है, आपने लोन इनके ऊपर खड़े कर दिए, अपने ऊपर नहीं करे, सरकार की बुक्स में नहीं। ये दिखाने के लिए कि हमने तो भाई साहब लोन ही नहीं लिया, हमने ये नहीं करा। 24-25 हजार करोड़ मात्र बिजली बोर्ड के ऊपर था जब हमने टेक ओवर करा है कि जी स्टेट के ऊपर कर्जा आना चाहिए, बिजली बोर्ड के नहीं तो बिजली बोर्ड की रैंकिंग खराब होकर आगे वो काम ही नहीं कर सकता, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाता। ऐसा ही हाल HSVP का है, एक के बाद दूसरा एक्विजिशन और एक्वायर करने के बाद उनकी पेमेंट ना करना, पेमेंट ना करके उसके ऊपर 15% का ब्याज दिलवाना और उस ब्याज के ऊपर और ब्याज दिलवाना, ये एक धंधा चलता था, उसको बंद करा हमने। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि HSVP के ऊपर 20,000 करोड़ का एक कर्जा की तरीके से उसके ऊपर बोझ पड़ा हुआ था। ये कौन पे कर रहा था? ये आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं, ये सरकार पे कर रही है। देश की प्रदेश की जनता जो हरियाणा में रहती है, उसका काम करती है, ये उसकी जेब से जाता है। और वही काम आप और ये अपना ओल्ड पेंशन स्कीम में लाना चाहते हैं। जैसे ऑयल बॉन्ड का 1 रुपए का 3 रुपए आज वापस करेगा भारत, वैसे ही आप ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से देश आज बेनिफिट हो जाए, लेकिन कल का जो जनरेशन आएगी उसके पीठ के ऊपर पत्थर डाल दो। तीसरी बड़ी चीज जो सबसे बड़ी बात आनी चाहिए, इस प्रदेश की सड़कें, बिजली व्यवस्था, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सबका आकलन कर लीजिए, मानक एक रखिएगा और उसके बाद जितने मैंने देख रहे हैं ना देख लीजिए, बशर्ते मानक 1.5 होने चाहिए। और आप ये देख पाएंगे कि नितिन सिंगला से जवाब ले लेते हैं। नितिन सिंगला जी, रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि आप सरकार के नाम पे कर्ज ना लेकर विभागों के नाम पे कर्ज लेते थे और जो भी विभाग से जुड़े बोर्ड होते थे उन्हीं को कर्ज में डुबो दिए थे आप लोग। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता जी रमन मलिक जी को शायद जानकारी नहीं है, तो इनके संदर्भ में ला देता हूं कि पावर बोर्ड को इस समय 28,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा के अंदर चुकाना है, पहली बात। दूसरी बात, आज हरियाणा के अंदर आपने बेरोजगारी दर को 37.4 आज ले जाकर पहुंच गया। CMI की रिपोर्ट है ये। आपने हरियाणा के अंदर हर वर्ग के साथ, चाहे वो
न्यू पेंशन स्कीम की, आपने जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी, तो बता दूं रमन मलिक जी, अगर बीजेपी में है तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करा गया था और न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र से हर राज्य की सरकार को न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने का फरमान जारी करा था। तीसरी बात, आपने बात करी कि जो एचएसवीपी के ऊपर कर्ज है और बोर्ड्स के ऊपर कर्ज है, तो मैं बताना चाहूंगा कि 3,50,000 करोड़ का कर्ज तो उन प्रदेशों के कंधे पर भी नहीं है जिन प्रदेशों की पॉपुलेशन, जिन प्रदेशों के अंदर इकोनॉमी हमसे 3 गुना बड़ी है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कर्ज चुकाने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। आप देखिए गुड़गांव नगर निगम, अभी फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, गुड़गांव नगर निगम का 500 करोड़ रुपए का कर्ज फरीदाबाद नगर निगम को चुकाना है। पहली बात, उस कर्ज को चुकाने के लिए हर वर्ष सीएम ग्रांट से एक राशि आती है जिससे कि फरीदाबाद नगर निगम ब्याज के रूप में उसको गुड़गांव नगर निगम को भरती है। आज प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ फीता काटू सरकार है। किसी भी स्तर पर, ना तो रोजगार के स्तर पे, आपने कल सरपंचों के साथ ओंकार सिंह जी जो आपने क्या कहना आपका? पब्लिक के देखिए दुर्गेश जी, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आई तो मेरा बोलना बहुत जरूरी है। ओल्ड पेंशन स्कीम 2003 में बीजेपी सरकार लेके आई थी केंद्र में, लेकिन सर आपकी भी पार्टी तो साझेदार थी ना उस टाइम। मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने कर्मचारियों के हित में नहीं देखा, उन्होंने लागू नहीं करी ये स्कीम। हरियाणा में 2006 में हुड्डा साहब ने लागू करी। मेरे कांग्रेसी भाई नरवी चेक कर ले, ये 2006 में नहीं, आप सही बोल रहे हैं, हरियाणा में लागू करी जी। 2003 में वाजपेयी सरकार ने केंद्र में लागू करी। हम इसके हक में नहीं थे क्योंकि ये कर्मचारियों का शोषण है। और आज जो मेरे भाई रमन मलिक जी कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम दे के कर्ज बढ़ जाएगा, भाई सोशल सिक्योरिटी देना लाभ हितकारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन लोक हितकारी सरकार जो स्टेट वेलफेयर होता है उसकी जिम्मेवारी है। सुरक्षा देना, सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी को। आज कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, उसके बाद क्या सामाजिक सुरक्षा? पेंशन ही तो एक सामाजिक सुरक्षा थी। कल को अगर को छोड़ जाता तो पेंशन तक नहीं कामगारी चला सकता वो। आज इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके कर्मचारियों को सड़कों पर ला दिया, और वो कर्मचारी उनको पर बाद में लाठियां भी बांधी, आंसू गैस छोड़ी, वाटर कैनन छोड़ा। और एक चीज कह के समाप्त करूंगा, ये सरकार बार बार प्रयोग कर रही है, यही प्रयोग हम सरपंचों में भी कर दिया, उनकी भी फिटनेस चेक करी इन्होंने, कल उनकी भी फिटनेस चेक कर ली इन्होंने, उन पर भी लाठियां बरसा दी। इससे पहले किसानों पर बरसा चुके हैं, टीचरों पर बरसा चुके हैं, कर्मचारियों पर बरसा चुके हैं। अब इन्होंने फिटनेस चेक करी सरपंचों की, और अब इस सरकार के मंत्रियों की फिटनेस, बीजेपी वालों की फिटनेस सरपंच चेक करेंगे 2000। ठीक है रमन मलिक साहब जवाब दीजिए प्लीज, 30 सेकंड कंक्लूजन कमेंट। मैं भी चाहता हूं भगवान ये करे कि ओंकार सिंह जी की फिटनेस ठीक हो और उनको चेक कराने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इतना जरूर बता दे सकता हूं कि ये सरकार जब सोशल सिक्योरिटी जितना इस सरकार में काम हुआ है, ये सोच भी नहीं सकते थे। विपक्ष के सारे दिमाग इकट्ठे होते हैं फिर भी नहीं सोच सकते थे। हमने हर तरीके से सोशल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड यहां से उठा के वहां पहुंचा दिया है। आप आज जो प्रदेश की जनता है जिस प्रकार से वो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट लेती है, ये आपकी परिकल्पना से भी परे है। दूसरी बड़ी चीज, इस प्रदेश के अंदर आज किसी को भी डीजल जो है वो फूक फूक के इरिगेशन नहीं करनी पड़ती, बिजली 18 से 20 घंटे मिलती है। रमन साहब आपको प्लीज, नीरज सिंगला जी 30 सेकंड में कंक्लूजन कमेंट। सबसे पहले तो रमन मलिक जी, मुझे लगता है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने मनोहर कहानियां पेश करी है बजट के रूप में, आज उस किताब को घर से पढ़ के आए हैं, और इन मनोहर कहानियों को चैनल पे सुना देने से जनता का पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आपने गरीबों के बीपीएल कार्ड काटने का काम करा, आपने किसानों को, गन्ना किसानों को उनका आज तक सस्ते मूल्य देने का काम ना करा, आपने ही कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के जाल में फंसाकर आपके द्वारा चालू करी गई, आपके द्वारा लागू की गई। ठीक है, आप इसे, ठीक है, और इसी के साथ साथ ओंकार सिंह जी कंक्लूजन कमेंट प्लीज 30 सेकंड में। दुर्गेश जी कंक्लूजन तो यह कि आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी, हताश और परेशान है, सड़कों पर है, और बीजेपी ने बारी बारी सबकी लाठियां मारी हैं।
अब बारी बीजेपी की है, 2024 नजदीक है। अब देखना इनको क्या मिलता है 2024 में। सरपंच इनको क्या देते हैं, कर्मचारी क्या देते हैं, व्यापारी क्या देते हैं, और जो ठीक है आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज, समय की कमी है। आप हमारे साथ मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे निगम चुनाव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सौगात को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे रमन मलिक बीजेपी से, नितिन सिंगला कांग्रेस पार्टी से और ओंकार सिंह जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा